फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीडीएस रिटर्न जो कि क्वार्टर 4 के लिए होगा, क्योंकि अभी जो फिलहाल के क्वार्टर 4 ख़त्म हो चुका है जो कि जनवरी से मार्च तक चलता है, 31 मार्च तक, और क्वार्टर ख़त्म हो गया है। तो अब हमें टीडीएस रिटर्न फाइल करनी है। और क्वार्टर 4 का जो टीडीएस रिटर्न होता है वो नॉर्मल टीडीएस रिटर्न के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा डिटेल्स देनी पड़ती है जो पूरे साल का रहता है, जिसमें चारों क्वार्टर का हम डिटेल डालते हैं। तो आप जानते होंगे कि टीडीएस रिटर्न क्वार्टर 4 का जो ड्यू डेट होता है वो 31 मई होता है, पर ये अभी फ़िलहाल 3 जून तक बढ़ा दिया गया है। तो हमें टीडीएस रिटर्न हर हाल में 30 जून तक फाइल कर देनी है। तो हम टीडीएस रिटर्न क्वार्टर 4 का कैसे फाइल करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। आप आराम से वीडियो देखें और समझने का प्रयास करें। हमें उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और हम भी अपना 100% देने का वादा करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, कोई क्वेरी रहे तो कमेंट जरूर करें, और हाँ, अपने दोस्तों से यदि ज़रूरत हो तो शेयर भी कर दें। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास क्वार्टर 4 का टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास पूरे साल का जो है डिटेल वो आपके पास होना चाहिए। आपने किस किस से कितना टीडीएस डिडक्ट किया है उसका डिटेल आपके पास होना चाहिए। और हम इस वीडियो में आपको किसी सॉफ्टवेयर से नहीं बल्कि एक नॉर्मल जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उस सॉफ्टवेयर पे आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों, गूगल पे जाना है। पहला स्टेप है गूगल पे जाना है और गूगल पे जाकर टीन एनएसडीएल को सर्च करना है। टीन एनएसडीएल सर्च करने के बाद उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा वो इस तरह से इंटरफेस उसका खुलेगा, और सर्विसेज में जाके इस पे क्लिक करना है ईटीडीएस ईटीसीएस पे। तो जैसे ही हम वहाँ पे क्लिक किए, देखिए इस तरह से इंटरफेस खुला, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे और देखिए ईटीडीएस ईटीसीएस आरपीयू पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही देखिए इस तरह से इंटरफेस खुला, और स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे और आरपीयू फॉर क्वार्टरली रिटर्न्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम ये डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड आरपीयू वर्जन 3.1 पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे एक डाउनलोड का खुल जाएगा। और दोस्तों देखिए ये है एनएसडीएल ई गवर्नमेंट आरपीयू ई ट्यूटोरियल वर्जन 1.7। दोस्तों यहाँ पे यदि आपको समझ में ना आए हमारे द्वारा बताया गया वीडियो, आप इसका भी हेल्प ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से बताया गया है। तो दोस्तों देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। तो उम्मीद है आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर हम जाएंगे, अब इसके ऑप्शन में जाएंगे, इसे यहाँ से हम कट कर लेते हैं और डेस्कटॉप पर ले आते हैं। न्यू फोल्डर बनाकर तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया लाकर। उसके बाद फिर इसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ एक्सट्रैक्ट फाइल्स किया, एक्सट्रैक्ट फाइल करने के बाद देखिए एक नया फोल्डर खुल गया उसी नाम से आरपीयू 3.1। इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए इतना सारा फाइल्स इसमें दिखा रहा है। दोस्तों मैं एक बात आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ये टोटल जो है जावा वर्जन का, जावा का ये सब फाइल्स है। चूँकि मेरे पास अभी मेरे सिस्टम में जावा ना ही इंस्टॉल है और ना ही अपडेट है, इसलिए यहाँ पे ये जार फाइल्स में दिखा रहा है। जार फाइल्स में इस कर रहे हैं क्योंकि इसका जो लोगो है, देखिए लोगो जार फाइल्स का है। ठीक है दोस्तों, यदि मेरे पास जावा अपडेट या डाउनलोड रहता तो ये लोगो इसके जगह जावा का लोगो रहता। ठीक है दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसा ही प्रॉब्लम आया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करके
क्योंकि वीडियो इससे लंबा हो जाता, हम इस वीडियो में नहीं, इसके साथ नहीं डाल रहे हैं। आपके साथ यदि ये समस्या आई हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे जाकर देख लें, ये प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाएगा। तो उस वीडियो के देखने के बाद आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। देखिए ओपन विथ करेंगे, ओपन विथ करने के बाद हम चूज अनदर ऐप में जाएंगे और अनदर ऐप में जाने के बाद जावा पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ऑलवेज ओपन दिस ऐप टू ओपन, ऑलवेज यूज दिस ऐप टू ओपन जार फाइल्स। ओके, उसके बाद ओके करेंगे। देखिए यहाँ पे सारा लोग जावा का दिखाने लगा, ठीक है। अभी जार फाइल्स का दिखा रहा था, अब जावा का दिखाने लगा। अभी हम TDS RPU 3.1 को ओपन करेंगे। इसका क्योंकि रिक्वायरमेंट है कि आपके पास आपके सिस्टम में जावा जो है कि जावा होना चाहिए और वो अपडेटेड होना चाहिए। देखिए जिसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये एक पॉपअप छोटा सा खुलेगा और इसमें बताएगा कि आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए प्री रिक्विजिट्स फॉर जावा RPU इंस्टॉलेशन, इसमें बताया गया है कि जावा का कैसे अपडेट, आपके पास जावा का अपडेट वर्जन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिंक भी दिया हुआ है कि आप जाकर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर जैसे ही हम ओके करेंगे ये देखिए खुल गया। तो दोस्तों ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट करना है, 24Q, 26Q, 27Q, 27EQ। आप जानते हैं 24Q सैलरी के लिए है, 26Q अदर देन सैलरी के लिए है, 27Q है नॉन रेजिडेंट के लिए और 27EQ है क्वार्टरली स्टेटमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ आप जिसमें आप जिसका आपका TDS रिटर्न फाइल करना है उसका फॉर्म यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे आप यदि आपको कोई क्वेरी रह जाए या कुछ कहीं समझ में ना आ रहा हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या इस पे आप मेल कर सकते हैं। तो चलते हैं 24Q सेलेक्ट करते हैं। देखिए क्योंकि हम अभी पहली बार न्यू रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मतलब फ्रेश रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो रेगुलर पे जाएंगे। यदि करेक्शन रहता तो करेक्शन पे टिक करते, रेगुलर पे टिक किए हैं और क्लिक टू कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये है ओपन सेव्ड रेगुलर फाइल। यदि हम इससे पहले कोई फाइल को सेव कर रखे हैं, मतलब TDS रिटर्न प्रिपेयर कर रहे थे बट नहीं हो पाया तो सेव करके रखे थे, तो यदि ऐसा है तो आप यहाँ से उस फाइल को फिर से ओपन कर सकते हैं। यदि आप फ्रेश अभी पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक टू कंटिन्यू कर पे क्लिक कर देंगे। तो क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। इसमें देखिए फॉर्म है, चालान है, एनेक्चर 1 है और जैसे ही हम यहाँ पे क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे कि क्वार्टर 4 है तो यहाँ एक और एनेक्चर ऐड हो जाएगा, एनेक्चर 2, जिसमें कि पूरे ईयर का डिटेल देना रहता है, ठीक है। तो फॉर्म में हम अब बारी बारी से भरते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे टैन नंबर डालना है, तो सबसे पहले टैन नंबर डाल देंगे। उसके बाद 10 नंबर डालने के बाद देखिए अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए अभी हाइड हुआ है, जैसे हम फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे वो देखिए कह रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट क्वार्टर, तो अब क्वार्टर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम क्वार्टर 4 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ डिडक्टर सेलेक्ट करने के लिए कर रहा है। तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हम पहले कंपनी का करते हैं। तो बेसिकली कंपनी और प्राइवेट गवर्नमेंट और प्राइवेट में बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि देखिए यहाँ पे जो रहता है PAO कोड और DDO कोड, ये 2 एक्स्ट्रा डिटेल डालनी पड़ती है गवर्नमेंट के केस में। मैं आपको करके दिखाऊंगा जल्दी से, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लूँगा। देखिए यहाँ पे आप पैन नंबर डालना है तो कंपनी का पैन नंबर डालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पैन नंबर हम डाल दिए हैं। उसके बाद फिर हम टैब बटन दबा कर नीचे आएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ भी डालने का अभी नहीं है, ठीक है। जैसे ही हम टैब बटन दबाए यहाँ पे आ गया, नाम डालना है। अब नाम डालना है प्राइवेट कंपनी का, तो नाम डाल के अब ब्रांच सेलेक्ट करना है। उसका फिर जैसे ही हम टैब बटन पे दबाए तो देखिए अब एड्रेस डालने के लिए कर रहा है। पर यदि हम यहाँ पे देखिए कंपनी सेलेक्ट की है, यदि हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि देखिए स्टेट गवर्नमेंट यदि सेलेक्ट कर लेते हैं तो देखिए स्टेट का नाम बोल रहा है, तो दिल्ली सेलेक्ट किए। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ भी अभी जैसे ही हम टैब बटन दबाए थे यहाँ पे
एड्रेस मांग रहा था, पर जैसे हम स्टेट गवर्नमेंट का सेलेक्ट किए हैं, देखिए डीडीओ कोड मांग रहा है और पीएओ कोड मांग रहा है। तो डीडीओ कोड और पीएओ कोड जो है वो कि सर जो हमारा एम्प्लॉयर होता है उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, मतलब ट्रेजरी जो होता है जहाँ से हमें पेमेंट मिलती है वहाँ से डीडीओ कोड और पीएओ कोड प्रोवाइड की जाती है। तो वैसे फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट का टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो डीडीओ कोड और पीएओ कोड अपने क्लाइंट से मंगा ले, वो आपको ट्रेजरी से मिल जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट में बस थोड़ा सा यहीं पे डिफरेंस आ जाता है। तो अब वापस हम इसे कंपनी कर देते हैं और कंपनी करते हैं, देखिए वो हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ हम एड्रेस डालेंगे। ठीक है, टेलीफोन नंबर देखिए ऑप्शनल में आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी भी देखिए ऑप्शनल है। ठीक है, अल्टरनेट मोबाइल टेलीफोन नंबर बोल रहा है, ये तो अल्टरनेट ऑप्शनल ही है। ईमेल भी एक ऑप्शनल है। उसके बाद फिर देखिए कर अकाउंट ऑफिस आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ पीएओ और टीओ सी डीडीओ, यहाँ पे ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है। तो यहाँ पे आपको एआईएन नंबर जो कि जनरेट होता है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए हैज एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न, एड्रेस यदि चेंज हुआ है तो यस करेंगे, नहीं चेंज हुआ है तो नो कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे। ठीक है, तो जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो जीएसटी नंबर डाल दिए। उसके बाद फिर टैब बटन दबाएंगे तो देखिए अब यहाँ पे आ जाता है। इसका एड्रेस डालने के लिए कि पहले हम नाम डालते हैं उस रिस्पॉन्सिबल पर्सन का जो कि टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका नाम हम डाल देंगे। परमानेंट अकाउंट नंबर डालेंगे उसके। डेजिग्नेशन डालेंगे। उसके बाद फिर एड्रेस यदि सेम है जैसा ऊपर में दिया हुआ है कंपनी का वही एड्रेस है तो यहाँ पर सेम पे क्लिक कर देंगे। देखिए वही एड्रेस ले लिया। उसके बाद फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांग रहा है, ईमेल आईडी मांग रहा है, यदि आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद क्लिक कर रहा है एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न, यदि चेंज हुआ है तो यस करेंगे, नहीं चेंज हुआ है तो नो करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। देखिए ये पूछ रहा है हैज रेगुलर स्टेटमेंट फॉर फॉर्म 24 क्यू फाइल फॉर अर्लियर पीरियड, क्या पिछले जो Q3 का रिटर्न है वो फाइल हुआ है, तो यदि फाइल हुआ है तो यस करेंगे, नहीं फाइल हुआ है तो नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए रिसीव नंबर ऑफ अर्लियर स्टेटमेंट फाइल फॉर फॉर्म 24 क्यू, यहाँ पे पिछला जो रिटर्न था उसका यहाँ पे रिसिप्ट नंबर डालना है। तो ये 15 डिजिट का होता है, तो यहाँ पे 15 डिजिट डालेंगे। ठीक है, तो ये सारा रिसिप्ट नंबर डाल के अब यहाँ पे हम सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद देखिए पूछ रहा है कि कहाँ पे इसे सेव करना चाहते हैं, तो हम इसे अभी फ़िलहाल डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे हम ले चलते हैं। अब डेस्कटॉप पे जो TDS TCS का फाइल बनाए थे वहाँ पे इसे सेव कर देंगे। देखिए TDS TCS। ठीक है, यहाँ पे इसे हम अभी सेव करते हैं। देखिए फाइल हैज बीन सक्सेसफुली सेव। ठीक है, उसके बाद फिर अब चलते हैं चालान पे। अब चालान पे आने के बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सारा ऑप्शन। तो इस चालान पे आने के बाद सबसे पहले हम जानेंगे कि देखिए ऐड रो है और डिलीट रो है। तो ऐड रो पे करते हैं, आप कितना रो ऐड करना चाहते हैं। तो हमारे पास 2 चालान है तो हम 2 रो ऐड करते हैं। ठीक है, और ओके कर दिए। यदि आप देखिए यहाँ पे आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप रो नंबर डालेंगे, जिसे हमको दूसरा जो है रो वो डिलीट करना है। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और देखिए ओके करेंगे। देखिए 2 नंबर वाला रो डिलीट हो गया। ठीक है, तो ऐड ए रो फिर से कर लेते हैं, हम एक और रो ऐड कर लेते हैं। इस तरह से 2 रो हमारा हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे रो ऐड हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे हम
अपडेट मोड फॉर चालान ये दोनों हाइड किया हुआ है, ये सिर्फ करेक्शन जब TDS रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके लिए है। यहाँ पे हम TDS अमाउंट डालेंगे कि कितना कटा है, तो 5000 का TDS है। सरचार्ज कुछ नहीं है, एजुकेशन सेस भी कुछ नहीं, इंटरेस्ट भी कुछ नहीं, फीस भी कुछ नहीं है, पेनल्टी भी कुछ नहीं है। तो टोटल मेरा हो गया अमाउंट डिपॉजिट 5000 रुपये, ठीक है। उसके बाद फिर जो हाईलाइट नहीं है देखिए, अब इसमें डालना है BSR कोड, रिसिप्ट नंबर ऑफ फॉर्म नंबर 24G। तो दोस्तों जैसे ही हम TDS का अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो हमें प्रोवाइड किया जाता है BSR कोड या रिसिप्ट नंबर, ठीक है, जो रहता है 24G फॉर्म में। जो हमें रिसिप्ट मिलता है वो 24G के रूप में, उसमें एक BSR कोड या रिसिप्ट नंबर दिया रहता है जो कि 7 डिजिट का होता है। तो हम डालते हैं BSR कोड, ठीक है। उसके बाद फिर डालते हैं यहाँ पे डेट ऑन विच अमाउंट डिपॉजिटेड थ्रू चालान, डेट ऑफ ट्रांसफर, वाउचर डेट, मतलब जिस अमाउंट को आप डिपॉजिट किए हैं अमाउंट उसका डेट डालना है। तो हमारा डेट है 31/1/2020, ठीक है, 31/1/2020 यहाँ पे हम डाल दिए। उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं। देखिए डेट डालने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है चालान सीरियल नंबर या DDO सीरियल नंबर। चालान नंबर प्राइवेट कंपनी के लिए, DDO सीरियल नंबर ऑफ फॉर्म 24G आपको बताया था। DDO नंबर गवर्नमेंट के लिए होता है। तो आप यदि गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं तो DDO नंबर डालेंगे, यदि आप प्राइवेट कंपनी के और या अदर देन गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं तो चालान नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे हम चालान नंबर डालते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है कि मोड ऑफ डिपॉजिट थ्रो बुक एडजस्टमेंट, यस और नो। तो दोस्तों हम जो कर रहे हैं वो प्राइवेट कंपनी अदर देन गवर्नमेंट के लिए है, तो इसमें नो करेंगे। यदि गवर्नमेंट के लिए रहता तो यस करते हैं, क्योंकि उसमें बुक एडजस्टमेंट के द्वारा ऑटोमेटिक हो जाता है डिपॉजिट, हमें डिपॉजिट कहीं नहीं करना पड़ता है जाकर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है इंटरेस्ट टू बी एलोकेटेड, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 ही रहने देंगे, अदर्स में भी 0 रहेगा। उसके बाद फिर देखिए कह रहा है माइनर हेड ऑफ चालान 200 TDS पेबल बाय टैक्स पेयर या 400 TDS रेगुलर सेटलमेंट। ये 200 TDS पेबल बाय टैक्स पेयर या 400 TDS रेगुलर सेटलमेंट क्या है। यदि आप इसका डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो देखें, उसमें डिटेल से बताया हुआ है कि अंतर क्या है। बेसिकली दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप हमारे वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे आप हम इसे 400 वाला में सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब एक और चालान मेरे पास है, अब उसका डिटेल हम यहाँ पे डालते हैं इसी तरह से। इसमें भी 0, एजुकेशन सेस भी 0 है, इंटरेस्ट भी 0 है, फीस भी 0 है, पेनल्टी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम BSR कोड डालते हैं, डेट ऑफ डिपॉजिट है 31 मार्च 2020, इसका हम डेट यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर चालान सीरियल नंबर यहाँ पे डालेंगे, ये भी नो हो जाएगा क्योंकि बुक एडजस्टमेंट के द्वारा नहीं हुआ है मेरा, हम लोग डिपॉजिट करते हैं अदर देन गवर्नमेंट के लिए है। और यहाँ पे फिर 400 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चालान का हम डिटेल सक्सेसफुली भर चुके हैं। आप फिर से इसे चेक कर लेंगे, क्योंकि ये TDS रिटर्न मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि TDS रिटर्न जो है बहुत सावधानी से करना रहता है, डिटेल्स डालने पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक के कारण आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका करेक्शन रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जितना सावधानी से करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आप फिर से एक बार सारा डिटेल चेक कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर से हम वहीं पे सेव कर देंगे, ठीक है। तो चालान में को सेव करने के बाद फिर आते हैं एनेक्चर 1 जो कि डिडक्टिव डिटेल्स है। इसमें हम जो Q4 का है सिर्फ Q4 का डिटेल्स डालेंगे, जो कि हमने अभी चालान का डिटेल डाला था उसी चालान का यहाँ पे डिटेल डालेंगे कि किस किस के पैन पे ये डिपॉजिट अमाउंट हुआ है, ठीक है, तो उसका डिटेल डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट एरर है, देखिए चालान, क्योंकि हमारे पास 2 चालान था, तो चालान नंबर 1 और चालान नंबर 2। तो चालान नंबर 1 में कितना डिडक्टी है, तो मेरे पास चालान नंबर 1 में 1 डिडक्टी है और चालान नंबर 2 में 2 डिडक्टी है, ठीक है। तो ओके कर देंगे। देखिए चालान नंबर 1 जो है
उसका जो BSR कोड है वो उसके लिए 1 रो आया, और चालान जो नंबर 2 उसका जो 2 BSR कोड है उसके लिए 2 रो आया। ठीक है, तो उसके बाद फिर देखिए ये सारा चीज़ पिछला चालान से उठाया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है सेक्शन अंडर विच पेमेंट मेड, तो आप जानते हैं 92 है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, और 92 भी अदर देन गवर्नमेंट के लिए। तो हम चूँकि प्राइवेट कंपनी के लिए कर रहे हैं, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के लिए कर रहे हैं, तो 92 भी होगा। 92 भी होगा। तो अब इसमें टोटल TDS टू बी एलोकेटेड देखिए 5,000 रुपये है, जो कि अब पिछला डिटेल अभी डाले थे। इंटरेस्ट और अदर चार्जेस कुछ नहीं था, तो 0 है, टोटल 5,000 है। उसके बाद फिर सीरियल नंबर, एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय। यहाँ पे एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर यदि आपके पास है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि डिडक्टर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अमाउंट था 39,000, ठीक है, जिसमें कि TDS कटा 5,000 का। सरचार्ज कुछ नहीं था, जिसमें कुछ नहीं डालेंगे उसमें 0 डाल देना जरूरी है। ठीक है, सेस एजुकेशन सेस कुछ नहीं था। ठीक है, उसके बाद फिर टैक्स डिपॉजिटेड, टोटल टैक्स डिपॉजिटेड 5,000 रुपये यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर डेट ऑफ डिडक्शन भी सेम था मेरा, 31 जनवरी था, 31 जनवरी 2020, तो यहाँ पे वही डेट डाल देंगे। उसके बाद फिर कह रहा है रिमार्क्स रीजन फॉर नॉन डिडक्शन, लोअर डिडक्शन, हायर डिडक्शन, इसमें कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे केस में। इसे हम अब सेव कर लेंगे। अब दूसरा चालान का डिटेल हम डालेंगे, ये भी 92 भी है। ठीक है, अब यहाँ पे एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर डालेंगे, उसके बाद फिर पैन डालेंगे, यही पैन सेम पर्सन का है। ये 31 मार्च को हुआ है, तो इसका डेट डाल देंगे। अमाउंट पेड क्रेडिटेड ये हो, इसी में आया था कितना, TDS हो गया 30,441। ठीक है, सरचार्ज कुछ नहीं था, तो 0 डाल देंगे। एजुकेशन सेस कुछ नहीं था, तो 0 डाल देंगे। उसके बाद फिर इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे टाइप बटन दबाकर। और डेट ऑफ डिडक्शन वही 31 मार्च था, तो इसमें भी वही डाल देंगे। ये हो गया। उसके बाद फिर एक और चालान का डिटेल डालना है, तो यहाँ पे डाल देंगे। ये भी 92 बी में आएगा। 92 बी में आने के बाद यहाँ पे आप चालान नंबर डालना है, सीरियल नंबर, यहाँ पे एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर डाल दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे पैन नंबर डालना है। उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट और डिपॉजिट, ये डेट गलत पड़ गया है, इसे हम मार्च में करेंगे। ठीक है, और यही डेट सेम इसमें आ जाएगा। दोस्तों इसमें थोड़ी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि थोड़ा सा भी गलती रहेगा आपको TDS रिटर्न करेक्शन के लिए आ जाएगा। ठीक है, टोटल TDS है इसमें, TDS इसमें आ जाएगा कितना, 28,000। सरचार्ज कुछ नहीं है, एजुकेशन सेस भी कुछ नहीं है,
28,000 का टोटल TDS हो गया। उसके बाद फिर डेट ऑफ डिपॉजिटेड भी सेम रह जाएगा 31 मार्च, और बाकी इसमें कुछ डिटेल नहीं डालना है। इसे हम सेव कर लेंगे। देखिए फाइल हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड, ठीक है। तो ये हो गया एनेक्चर 1 जो कि डिडक्टेड डिटेल था, ठीक है। अब एनेक्चर 2 में चलते हैं जो कि सैलरी डिटेल है। इसमें पूरे साल का सैलरी डालना है, जो कि Q1, Q2 और Q3, Q4 ये चारों क्वार्टर का इसमें डिटेल डालना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको एनेक्चर 2 जो है वो काफ़ी ध्यानपूर्वक देखिएगा और काफ़ी ध्यानपूर्वक उसमें डिटेल डालना पड़ता है, ठीक है। यदि आप देखिए यहाँ तक तो ये हो गया कि आप Q1 का भी सेम होगा, Q2 का भी सेम होगा और Q3 का भी यहाँ तक लगभग सेम होगा, ठीक है। एक थोड़ा सा अंतर जो रहता है वो Q4 में अंतर रहता है एनेक्चर 2 का, जो कि इसमें सैलरी डिटेल डालना रहता है। तो अब हम वही काम करेंगे। यदि आप Q1 to Q3 तक के लिए वीडियो देख रहे थे तो आप यहाँ पे आप इसे क्रिएट फाइल में जाकर आप जनरेट कर सकते हैं। और एनेक्चर 2 यदि आप Q4 के लिए क्लियर है तो एनेक्चर 2 में अब चलते हैं हम, जिसमें हम सैलरी डिटेल डालेंगे। चुके हैं एनेक्चर 2 में। एनेक्चर 2 में आने के बाद देखिए ये सब सारा डिटेल दिया हुआ है जो कि बारी बारी से हम भरेंगे। पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ऐड रो में जाएंगे तो इंटर द नंबर ऑफ रो टू बी एडेड, क्योंकि हमारे पास 2 है तो हम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से डिलीट भी हो जाएगा, डिलीट एरो करेंगे और यहाँ पे सीरियल नंबर डालना है कि 1 को डिलीट करना है या 2 को डिलीट करना है। 2 को डालेंगे, 2 को डिलीट करना है, 2 को डाल के ओके कर देंगे, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डिटेल है अपडेट मोड। यहाँ करा है तो मैंने आपको बताया था कि अपडेट मोड जो है कि वो करेक्शन में होता है, कि जब हम करेक्शन रिटर्न ऑफ फाइल करते हैं तो अपडेट मोड या जिसमें अपडेट करना रहता है, कुछ भी चेंज करना रहता है तो इसे अपडेट मोड में लाके हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो हमारा फ्रेश रिटर्न है तो उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, ये भी ऐसे भी हाइड हुआ है, इसमें कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे हम पैन नंबर डालते हैं, नेम ऑफ एम्प्लॉय, उसके बाद फिर डिडक्टिव टाइप सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन। तो ये अभी 60 साल से नीचे के हैं तो ये अदर्स में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है डेट फ्रॉम विच एम्प्लॉयड विथ करेंट एम्प्लॉयर इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब इस फाइनेंशियल में कब से कब तक वो एम्प्लॉयड थे। तो ये पूरा साल इसी एम्प्लॉयर के अंडर थे। तो 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 तक ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर देखिए करा है टोटल सम ऑफ ग्रॉस सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम करेंट एम्प्लॉयर। करेंट एम्प्लॉयर से जो टोटल ग्रॉस सैलरी रिसीव हुआ है वो इसमें आएगा। देखिए करा है सम ऑफ कॉलम नंबर 59 + 60 + 61 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 ऑनवर्ड्स, मतलब ये जो फॉर्मेट है 2018-19-20 से बोल रहा है। तो अब हम चलते हैं 59, 60 और 61 कॉलम नंबर पे, जहाँ की हम ग्रॉस सैलरी डालेंगे। ये आ गया दोस्तों। देखिए कर है ग्रॉस सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेंड इन सेक्शन 17(1). 17(1) क्या है? सैलरी के पूरे डिटेल जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। सैलरी का पूरा जो रिवीजन है और अच्छे तरीके से सेक्शन वाइज करके बताया हुआ है। तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी हम सीधे डालते हैं। उसके बाद फिर कह रहा है वैल्यू ऑफ परक्यूजिट सेक्शन 17(2) एज पर, यानी कोई परक्यूजिट है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो परक्यूजिट इसमें कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। इसमें कह रहा है प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, ये भी एक तरह से माना जाता है परक्यूजिट है। तो सैलरी के बदले कुछ मिला है तो यहाँ पे डालना है, तो ये कुछ नहीं है तो 0 डालेंगे। उसके बाद फिर कह रहा है देखिए ये हो गया। अब वापस हम चलते हैं वहाँ पे, देखिए ग्रॉस सैलरी यहाँ पे आ गया। देखिए टोटल सम ऑफ ग्रॉस सैलरी इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहे रिपोर्टेड टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम अदर एम्प्लॉयर। अदर एम्प्लॉयर में हम एम्प्लॉयड ही नहीं थे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे 0 कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे
देखिए टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी 8 प्लस 9, ये 8 हो गया प्लस 9, जीरो यहाँ पे जीरो है तो उतना ही रह गया। टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2), इसमें डिडक्शन मिलता है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो कि इंटरटेनमेंट अलाउंस रहता है, ठीक है। तो इसे हमारा क्योंकि प्राइवेट है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो जीरो करके आगे बढ़ जाएंगे। यदि गवर्नमेंट रहता तो यहाँ पे इंटरटेनमेंट अलाउंसेस के रूप में हमें डिडक्शन मिल जाता। उसके बाद फिर आता है टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(3). 16(3) में जो कि है प्रोफेशनल टैक्स जो कि सरकार लेती है और उसे हम डिडक्शन के रूप में हमें मिल भी जाता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम 2500 है, तो क्योंकि मेरा इस एम्प्लॉय का कटा है प्रोफेशनल टैक्स, तो यहाँ पे डिडक्शन हम ले लेंगे 2500 का। उसके बाद फिर आगे चलेंगे टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(IA). 16(IA) के तहत एवरी एम्प्लॉय, बल्कि वो चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, 50,000 का यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है। तो 50,000 लिख के यहाँ पे हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए कह रहा है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी 8 प्लस 9 प्लस 68 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13। तो पहले हम चलते हैं 68 पे। 68 पे क्या कर रहा है, देखिए 68 में कह रहा है टोटल अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 10। 62, 63, 64, 65, 67, 67 तक है। तो 67 तक हम देखते हैं कहाँ से शुरू हुआ है, 62 से। तो 62 में क्या डालेंगे, ट्रेवल कंसेशन और असिस्टेंस, इसमें कुछ नहीं है तो जीरो डाल के हम आगे बढ़ जाएंगे। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, ये 10 में आता है, तो 10 में अभी तक ये रेगुलर है तो इसमें कुछ नहीं होगा। कंप्यूटर वैल्यू ऑफ पेंशन, ये इसमें भी ये सब रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो रिटायरमेंट बेनिफिट अभी जब एम्प्लॉयड है तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। कैश इक्विवेलेंट ऑफ लिव सैलरी ऑफ इनकेसमेंट, इसमें भी कुछ नहीं। 10 डबल है, इसमें भी कुछ नहीं होगा। हाउस रेंट अलाउंस 10 है, इसमें भी 0 होगा। अमाउंट ऑफ एनी अदर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10, इसमें भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यह हो गया 0 दोस्तों। ये जितना भी था ये रिटायरमेंट बेनिफिट था, ठीक है। तो रिटायरमेंट बेनिफिट अभी इसे मिलेगा नहीं क्योंकि ये अभी रेगुलर एम्प्लॉय अभी ये जॉब कर रहा है, ठीक है। तो इसे अभी मिलेगा नहीं। अब चलते हैं वापस हम, देखिए यहाँ दोस्तों आ गया 68 में का डिटेल हम वहाँ पे डाल चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब अगला डिटेल पूछ रहा है कि इनकम और लॉस एडमिसेबल लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिपोर्टेड बाय एम्प्लॉय ऑफर्ड फॉर TDS। कुछ नहीं था, इसका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम ही नहीं, तो लॉस कहाँ से ये क्लेम करेगा, तो इसे जीरो करके हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए दोस्तों टोटल ग्रॉस टोटल इनकम जो हो गया उसका 7,91,217 है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यह कह रहा है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CC, 80CCD। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, यदि आप डिडक्शन के बारे में पूरा डिटेल नहीं जानते हैं कि 80C to 80U तक क्या क्या होता है, चैप्टर 6A के अंदर जो सारे ये सेक्शन है इसमें कितना कैसे किसको डिडक्शन मिलता है, यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे इसका वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर डिटेल से देख लें। क्योंकि इसमें हम ज़्यादा डिटेल में बता नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो, इसलिए शॉर्ट में हम बताते चलते हैं। आपको डिटेल से जानना है तो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं डिडक्शन का चैप्टर। इसमें फिर हम इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80CCG एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2012 एनवर्ड्स, इसमें कुछ नहीं है तो 0 करके हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद फिर अमाउंट डिडक्टेबल अंडर एनी प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6 से डिडक्टेबल अमाउंट, इसमें भी कुछ नहीं है तो 0 करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर देखिए कह रहा है कि टोटल अमाउंट डिडक्टेबल अंडर चैप्टर 6 से 17, 18, 19 ये हो गया। और उसके बाद फिर 71, 73, 75 लिमिटेड टू 150 lakhs प्लस 77, 79, 81, 83, 86, 89 और 20। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 करके अब चलते हैं हम सीधे 71, 73 पे, कॉलम नंबर 71 पे चलते हैं। देखिए कह रहा है अब इसी से 69 से ही देख लेते हैं। इनकम अंडर
द हेड अदर सोर्स ऑफर्ड फॉर TDS। तो अदर सोर्स का इसका कुछ इनकम, अदर सोर्स का इसका कुछ इनकम नहीं है, तो ये 0 करके चलेंगे। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड सेक्शन 80C ग्रॉस अमाउंट। 80C के अंतर्गत इसको डिडक्शन मिलेगा जो कि ग्रॉस अमाउंट है। इसका 80C में डिडक्शन है 72,000। ठीक है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 72,000। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड, इसमें कुछ नहीं है तो 0 करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड डिडक्टेबल अमाउंट, ये कुछ भी नहीं है तो 0 करके आगे बढ़ेंगे। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय टैक्स पेयर टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम, ये नोटिफाइड पेंशन स्कीम में नहीं है कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, इसमें भी डिडक्शन 0 हो जाएगा। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट पेड डिपॉजिटेड अंडर नोटिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें भी 0 हो जाएगा। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट पेड अंडर नोटिफाइड, इसमें 0 हो जाएगा। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें भी 0 हो जाएगा। नोटिफाइड पेंशन स्कीम में डिडक्शन नहीं कर रहा है एम्प्लॉयर तो 0 हो जाएगा। 80CCD के तहत डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम 0। डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन ये 25,000। एजुकेशन के लिए वो इंटरेस्ट पेड कर रहा है तो अपने बच्चों के लिए के पढ़ाई के लिए लिया है तो ये डिडक्शन इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल सकता है इसे। इसका है 12,500। ठीक है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ऑन हायर डिडक्टेबल अमाउंट 12,500। ठीक है। और आगे हम चलते हैं। टोटल डिडक्शन इन रिस्पेक्ट टू डोनेशन टू सर्टेन चैरिटेबल फंड, कुछ डोनेशन नहीं किया है तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्वालिफाइंग अमाउंट में 0 हो जाएगा, डिडक्टेबल अमाउंट में 0 हो जाएगा। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और इन सेविंग अकाउंट, तो सेविंग अकाउंट में डिडक्शन इसका 1,000 का है, डिडक्टेबल अमाउंट 1,000। ठीक है। रिबेट अंडर सेक्शन 87 है इफ़ अप्लीकेबल, ये अप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इसका इनकम जो है 8 लाख है, 5 लाख है। 87 है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। 87 है का डिडक्शन वही लोग लेते हैं जिनका इनकम 5 लाख से कम है और जिसका कि टैक्स 12,500 तक डिडक्शन और टैक्स अमाउंट जिसका जो लोअर रहता है वो इसे डिडक्शन मिल जाएगा। तो इसका इनकम जो है ग्रॉस इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो इसे नहीं मिलेगा तो 0 करके आगे चलेंगे। ये अमाउंट डिडक्टेबल है नहीं, अदर प्रोविजन कुछ नहीं है, कोई और डिडक्शन इसके पास है नहीं तो 0 कर देते हैं। ठीक है। अब चलते हैं, इसका टोटल डिटेल जो था वो कंप्लीट हो गया है। इसका टोटल डिडक्शन आ गया 1,10,500 रुपये। इसका टैक्स बन रहा है 7,19,217 जो कि है टोटल टैक्सेबल अमाउंट है, इनकम हो गया। तो 7,19,217 का इनकम टैक्स हो जाएगा। इनकम टैक्स इसका हो जाएगा 55,943। ठीक है। सरचार्ज इसका कुछ नहीं क्योंकि इनकम उतना है नहीं। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हो जाएगा 22,38। इनकम टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 89 बेन सैलरी ETC इज पेड एरियर इन एडवांस, कुछ नहीं है 0। 58,181 हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर करें टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स बाय द करंट एम्प्लॉयर फॉर द होल ईयर, एग्रीगेट ऑफ अमाउंट इन कॉलम 3 एनेक्चर 1 फॉर ऑल द क्वार्टर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, मतलब टोटल TDS जो इस पर्सन का डिडक्ट हुआ है वो इसमें जोड़कर बताएंगे। तो टोटल TDS इसका जो है, टोटल TDS इसका था 73,263। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कह रहा है कि रिपोर्टेड अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स बाय रिपोर्टेड अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स बाय द अदर एम्प्लॉयर, डिडक्टेड अदर एम्प्लॉयर के लिए कोई TDS नहीं है तो 0 कर देंगे। ठीक है। अब सारा डिटेल इसका लगभग कंप्लीट देखिए, इसमें
बता रहा है कि ये इसका शॉर्ट फॉल ऑफ टैक्स है, मतलब ये हो गया आपका रिफंड। ठीक है, शॉर्ट फॉल इन टैक्स डिडक्शन। इस यदि प्लस में रहता तो हमें और TDS काटने की ज़रूरत रहती, पर यहाँ माइनस में है तो मतलब इतना उसका रिफंड बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है वेदर टैक्स डिडक्टेड एट ए हायर रेट ड्यू टू नो फाइन फर्निशिंग ऑफ डिडक्टिव, नो करेंगे। ठीक है, हाउस रेंट वेदर एग्रीगेट रेंट पेएबल टैक्स ₹1,00,000, नो। और टैब बटन दबा के और आगे चलेंगे। देखिए ये कह रहा है इफ़ एग्जाम्पशन इज क्लेम्ड अंडर सेक्शन 1013A फाइन ऑफ लैंडलॉर्ड, कोई एग्जाम्पशन क्लेम भी नहीं किया है तो इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, इफ़ एग्जाम्पशन इज क्लेम अंडर ये 1030 रेंट अलाउंसेज वाला बोल रहा है, इसमें कोई एग्जाम्पशन क्लेम ही नहीं किया तो कुछ भी डिटेल देने की ज़रूरत इसमें नहीं है। देखिए वेदर इंटरेस्ट पेड टू लेंडर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का कोई इनकम ही नहीं है इसके पास, तो इसमें कोई डिटेल हम नहीं डालेंगे। देखिए सुपर एन्युएशन फंड है, इसमें सुपर एन्युएशन फंड में कुछ इसके पास है ही नहीं, इसलिए इसमें भी कोई डिटेल नहीं जाएगा। नेम ऑफ सुपर एन्युएशन फंड इसमें कुछ नहीं जाएगा। ये डेट पूछ रहा है। द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड ऑन रिपेमेंट, इसमें कुछ नहीं जाएगा, 0 कर देंगे। तो दोस्तों ये पहला एम्प्लॉय का डिटेल भरा चुका है। अब इसी के अनुसार अब दूसरा एम्प्लॉय का हम लोग डिटेल डालेंगे। तो उम्मीद है आप एक से सीख गए होंगे, दूसरा हम जल्दी से डाल लेते हैं। रिपोर्टेड ऑफ ये सैलरी वाला इनकम है तो 59, 60, 61 में हम जाएंगे पहले, और हाँ इसका टोटल डिटेल डालेंगे 59, 60, 61। में इसका टोटल सैलरी 6,80,000 जीरो हो जाएगा। दोस्तों अब हम इसे जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि इसका भी सेम है, तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। इसका डिडक्शन है इसका भी जो है हेल्थ एजुकेशन से जो इसका है वो भी 25,000 का है, इंश्योरेंस हेल्थ प्रीमियम। इसका लोन नहीं है, एजुकेशन लोन इसके पास नहीं है तो इसमें डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेविंग अकाउंट पे इसका डिडक्शन मिल जाएगा। सेवन में ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसका भी 5 लाख से इनकम अधिक है। इसी तरह से डिटेल और डालते हैं, हम आगे जाते हैं। रिसीव फॉर मदर एम्प्लॉय में कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 6 कुछ नहीं है। 2500 का प्रोफेशनल टैक्स मिल जाएगा, 50,000 का ये मिल जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी का है तो इसका हाउस प्रॉपर्टी का इसका भी कोई इनकम नहीं, तो 0 कर देंगे। फिर आगे चलेंगे हम। ये कह रहा है इनकम डिडक्शन ATCCG कुछ नहीं है, और आगे चलेंगे हम। 82,000 का टोटल डिडक्शन इसका हो गया। इसका जो है टोटल टैक्सेबल इनकम बन रहा है 5,49,587 रुपये। ठीक है, अब इसका हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका इनकम टैक्स और टोटल इनकम आ गया 22,517। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि ये टैक्स हम लोग कैसे निकालते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो आप मेरा वीडियो इस पर बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। इसका इस पर 4% का एजुकेशन सेस हो जाएगा। ठीक है, तो 22,417 का 897 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये 0 हो जाएगा। नेट टैक्स लायबिलिटीज़ का 23,314 बन रहा है। ठीक है,
और इसका जो टोटल TDS जो कटा है पूरे साल वो है 34,356 और कोई TDS नहीं कटा है। तो इसका भी रिफंड बन रहा है, देखिए 11,042 का इसका भी रिफंड बन रहा है। इसमें सब में नो करते जाएंगे। इसमें कोई डिटेल नहीं डालेंगे क्योंकि ये बता रहा है ये इनकम 1013 है जो हाउस रेंट अलाउंसेस था, तो इसमें कोई डिटेल नहीं डालेंगे। नेम ऑफ लोड इसका कोई डिडक्शन ही नहीं लिया, इसलिए इसमें कोई डिटेल नहीं डालेंगे। ठीक है, ये देखिए इंटरेस्ट वाला है तो कोई इंटरेस्ट का भी डिडक्शन नहीं है, तो लेंडर का कोई डिटेल्स में नहीं जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से ये भी इसका भी पूरा डिटेल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसे हम पहले एक बार सेव कर लेते हैं। देखिए सेव सक्सेसफुली हो गया। अब इसके बाद फिर क्रिएट फाइल करके हम जानेंगे कि यदि आप क्रिएट फाइल में जैसे हम क्लिक करेंगे यदि कोई एरर इसमें रहेगा तो वो शो कर देगा। आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र रहेगा, जैसे कि मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र अभी ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो जो भी मेरा डिफ़ॉल्ट रहेगा वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में खुलकर बता देगा कि आपका कौन सा ये मतलब पूरा डिटेल आपको बताएगा, चेक कॉलम नंबर बताएगा इसका कि क्या गलती है क्या कैसे होगा। ठीक है, तो क्रिएट फाइल में हम जाते हैं। यदि मेरे पास कोई एरर रहेगा तो बता देगा। देखिए प्लीज़ प्रोवाइड वैलिड ईमेल ID फॉर डिडक्टर और रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पहले ईमेल ID डाल लेते हैं। और कंपनी का भी ईमेल ID हम लोग डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसे हम सेव कर लेंगे। सेव सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद फिर आप क्रिएट फाइल में जाते हैं। देखिए कह रहा है प्लीज़ प्रोवाइड वैलिड मोबाइल नंबर फॉर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। रिस्पॉन्सिबल पर्सन का वैलिड मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिए। उसके बाद फिर इसे हम सेव कर लेंगे। सेव सक्सेसफुली हो गया। आप क्रिएट फाइल पर क्लिक करते हैं। देखिए कॉलम नंबर 42 अंडर डेट इज वेदर इंटरेस्ट पेड टू द लेंडर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ब्लैंक अंडर एनेक्चर 2। देखिए एनेक्चर 2 में कह रहा है कि ये ब्लैंक नहीं रह सकता है, कहाँ गया, नो कर देंगे। इसका भी नो करेंगे। अब इसे सेव कर लेंगे। कॉलम नंबर 51 में देखिए कर रहा है वेदर कंट्रीब्यूशन पेड बाय ट्रस्टी ऑफ द अप्रूव्ड सुपरएशन फंड, नो। इसका भी नो कर देंगे और सेव कर लेंगे। दोस्तों सेव हमेशा कर। तो दोस्तों लगभग सारा एरर अब खत्म हो चुका है। अब इसमें कोई एरर नहीं है। अब सारा एरर खत्म होने के बाद अब हम जाते हैं क्रिएट फाइल में। क्रिएट फाइल पर क्लिक करते हैं। देखिए क्रिएट फाइल पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा आ जाता है चलान, इनपुट फाइल नेम विथ पाथ यहाँ पे डालना है। उसके बाद फिर एरर अपलोड एंड स्टैटिक्स रिपोर्ट फाइल पाथ, आप कहाँ पे इसे जनरेट करना चाहते हैं, जो एरर जो फाइल जनरेट होगा उसका यहाँ पाथ देना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा गवर्नमेंट और प्राइवेट में डिफरेंस आ जाता है कि गवर्नमेंट में रहेगा तो सिर्फ इसमें हम अपना वो पाथ देंगे और वैलिडेट करेंगे, जनरेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन प्राइवेट में ये एक यहाँ पे आता है जो CSI फाइल जनरेट होता है। CSI फाइल कैसे जनरेट करते हैं उसे मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे डाउनलोड CSI फाइल। देखिए मेरा आ गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, सीन बेस्ड व्यू, टाइम बेस्ड व्यू, कलेक्टिंग बैंक ब्रांच और नोडल बैंक ब्रांच। तो आसान रहता है टाइम बेस्ड व्यू। तो दोस्तों यहाँ पे 10 नंबर डालेंगे और कब से कब तक का आपका चालान है। देखिए चालान टेंडर डेट या डेट ऑफ डिपॉजिट, यहाँ पे वो डेट डालेंगे कब से कब तक का है। यहाँ पे कैप्चा डालेंगे और उसके बाद फिर डाउनलोड चालान फाइल कर देंगे। डाउनलोड चालान फाइल पे क्लिक करने के बाद एक CSI फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम जहाँ पे सेव किए हैं इसे एक अच्छे जगह पर सेव कर देंगे, जहाँ पे हम ये अभी जो TDS का जो रिटर्न हम सेव किए थे वहीं पे इसे भी सेव कर देंगे और उसका पाथ यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, वहाँ पे पाथ देंगे और यहाँ पे इसका पाथ देंगे, ये कहाँ ये वाला इसका पाथ देंगे। ठीक है, और यहाँ पे वो CSI वाला फाइल का पाथ देंगे और वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद आपके पास 2 फाइल जनरेट होगा, एक रहेगा फॉर्म 27Q और एक रहेगा FU फाइल। ठीक है दोस्तों,
तो ये दो फाइल जनरेट होता है जो 27Q को प्रिंट कराकर और FAQ फाइल को पेन ड्राइव में ले जाकर आप NSDL सेंटर पर या ऑनलाइन अपलोड आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरी जानकारी TDS रिटर्न फाइल करने का, कैसे TDS रिटर्न फाइल करते हैं। यदि आपके पास कोई समस्या रह गई हो, वैलिडेट करने के बाद दोस्तों कुछ एरर भी आ सकता है जिसे आप ठीक करेंगे। मैंने आपको बताया था कि एरर जो होगा वो आपको डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर में आपको खुल के दिखाएगा कि एरर क्या है। आप उस एरर को ठीक कर लेंगे और फिर से वैलिडेट करेंगे तो आपका फाइल जनरेट हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके समस्या को समाधान करने में हम सफल रहे होंगे। यदि हम आपके समस्या को समाधान कर पाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई क्वेरी रह जाए तो कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।